हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, नया लेक्चर एक नए चैप्टर के साथ चर्चा को शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है कॉस्ट। बेटा, रिवाइज कर रहे हैं एक बार कॉस्ट चैप्टर को। तो सबसे पहले, क्योंकि चैप्टर का नाम ही कॉस्ट है, तो बेटा यही जान लेते हैं कॉस्ट क्या चीज है। तो वो किसी टाइम पर ना मैंने आपसे बात करी थी कि कुछ बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, या बेटा इन्हें हम फैक्टर सर्विसेज भी बोलते हैं। एज पर इकोनॉमिक्स, इनके बिना ना तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो सकता, ना ही प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज हो सकता। ये बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो हर बिजनेस को रिक्वायर्ड है। ये हैं चार बातें। क्या है बेटा? चारों फटाफट से बोलना। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। बेटा इन चारों के बिना ना तो किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन हो सकता, ना ही किसी सर्विसेज का। फटाफट से चारों दोबारा बोल दो। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। बेटा इनको बदले में कुछ ना कुछ पेमेंट जरूर मिलती है। जो इंसान लैंड प्रोवाइड करता है उससे मिलता है रेंट। जो बेटा लेबर प्रोवाइड करता है उससे मिलती है वेजेस। जो बेटा इंसान कैपिटल प्रोवाइड करता है उससे मिलता है इंटरेस्ट। और बेटा जो इंसान एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेस चलाने का रिस्क ले रहा है, उससे मिलता है बेटा रिस्क लेने के बदले में प्रॉफिट। ठीक है जी। बेटा इन्हें हम बोलते हैं बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, या फैक्टर सर्विसेज, या फैक्टर इनपुट्स। इनके बिना नहीं प्रोडक्शन हो सकता इकोनॉमिक्स के हिसाब से सोचो तो। ठीक है जी। एक बार दोबारा बोलो। क्या है बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। चारों को कुछ ना कुछ मिलेगा। लैंड को रेंट, लेबर को, कैपिटल को, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। समझ में आती है बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? बेटा अब मैं मुद्दे पर वापसी करता हूं। कॉस्ट क्या है? सुनना, मैं लिखने पे ज्यादा जोर नहीं दे रहा बेटा। सिर्फ मेरी बात को अगर दो तीन बार भी सुन लोगे तो ज्यादा आसान बनेगा। एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द प्रोड्यूसर। देखो पिछला चैप्टर आपने क्या किया? प्रोडक्शन किया। इससे पिछला चैप्टर कॉस्ट से पिछला चैप्टर क्या था? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से ही मैंने कहना शुरू कर दिया था बेटा अगर इस यूनिट का नाम बनाना हो, इन चार पांच चैप्टर का लगातार नाम बन सकता है प्रोड्यूसर बिहेवियर। मैं सब कुछ प्रोड्यूसर के एंगल से सोच रहा हूं। प्रोड्यूसर ही तो सोचेगा कितनी यूनिट का प्रोडक्शन करूं। प्रोड्यूसर ही तो सोचेगा मुझे कितनी कॉस्ट आ रही है। Expenditure incurred by the producer on the factor inputs and on the non-factor inputs is known as cost. What do you mean by the factor inputs? यही है बेटा factor inputs. What do you mean by the non-factor input? बेटा फैक्टर इनपुट को ना अगर आपने आसान भाषा के लिए अपने दिमाग को समझाना हो तो आप बता सकते हो कि मेन इनपुट्स, और इनको ही मेन मानती है इकोनॉमिक्स। और बाकी सब बेटा क्या वो नॉन फैक्टर इनपुट है, वो बेटा मेन नहीं है, वो सेकेंडरी इनपुट्स हैं। जैसे कि अगर बेटा आपने लोअर का प्रोडक्शन करना है तो बेटा आपको लोअर के प्रोडक्शन में ऑब्वियस सी बात है या तो फैब्रिक खरीदोगे या धागा खरीदोगे। धागा खरीदोगे तो धागे से फैब्रिक बनाओगे, और फैब्रिक खरीदोगे तो कटिंग स्टिचिंग करके तभी तो लोअर प्रोड्यूस होगा। तो बेटा लोअर इस केस में लोअर बनाने के लिए बेटा फैब्रिक या थ्रेड क्या हो गया? वो नॉन फैक्टर इनपुट हो गया। बेसिक तो चार ही है बेटा, फैक्टर इनपुट तो चार ही रहेंगे। बाकी और कोई भी चीज चाहिए हुई तो बेटा वो यहां आ जाएगी नॉन फैक्टर इनपुट। फैक्टर इनपुट कभी नहीं बढ़ सकते, वो चार ही रहेंगे बेटा। नॉन फैक्टर इनपुट बढ़ते चले जाएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आती है बात? दोबारा बोल देता हूं एक बार डेफिनेशन। कॉस्ट क्या है? एक्सपेंडिचर, वन सामने देख, एक्सपेंडिचर incurred by the producer on the factor input and the non-factor input is known as cost. क्लियर? आगे बढ़ जाए बेटा। कॉस्ट ना दो तरीके की है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, सब सामने देखते रहेंगे बेटा। एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये क्या होता है जी? एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। बेटा एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है बेटा अगर आप इन फैक्टर इनपुट को एक्चुअली में मनी दे रहे हो, एक्चुअल में एक्सपेंडिचर कर रहे हो, तो उसको मैं बोलूंगा बेटा एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और अगर बेटा इन फैक्टर इनपुट को आप एक्चुअली में पे नहीं कर रहे, क्योंकि बेटा इन फैक्टर इनपुट के आप खुद ही ऑनर हो, तो बेटा
ये बोलता है उसकी इंप्यूटेड वैल्यू निकाल लो, मतलब कि मार्केट वैल्यू निकाल लो, और वो आपकी इम्प्लीसिट कॉस्ट है। क्या है मतलब इस बात का, आइडिया देता हूं, सब सामने देखेंगे प्लीज, बिल्कुल सामने देखेंगे सर। वो मान लो ये लैंड मेरी नहीं है, ठीक है जी बेटा, मैं भी प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज कर रहा हूं, चार चीजें रिक्वायर्ड है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है जी बेटा। लैंड मेरी नहीं है, मैंने क्या करा, जो भी लैंडलॉर्ड है उसको एक्चुअली में पैसे पे कर दिए, हर महीने रेंट दे रहा हूं, कॉस्ट है मेरी बेटा। ऐसी कॉस्ट को बोलेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट, क्योंकि आप एक्चुअली में उसको पे कर रहे हो, क्योंकि आप इसके मालिक नहीं। व्हाट अबाउट लेबर बेटा, लेबर सर्विसेज यहां पर दो ही जने देते हैं, या आकाश भाई देते हैं या मैं देता हूं। मैं जो आकाश भाई को एक्चुअली में पे कर रहा हूं वो मेरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। मैं अपने आप को कुछ पे कर रहा हूं नहीं, मैं तो बस प्रॉफिट ले लेता हूं, मैं तो नहीं पे कर रहा हूं बेटा। इकोनॉमिक्स कहती है आप इसकी इंप्यूटेड वैल्यू तो निकाल सकते हो, मार्केट वैल्यू तो निकाल सकते हो, कि अगर आप कहीं और ऐसे ही इतने ही घंटे पढ़ाते, इतने ही सब्जेक्ट पढ़ाते, तो आपको क्या मिलना चाहिए था, कहता उसको अपनी कॉस्ट में जोड़ लो। लेकिन क्योंकि मैं अपने आप को एक्चुअली में पे नहीं कर रहा, मैं तो इंप्यूटेड वैल्यू निकाल लूंगा, मतलब मार्केट वैल्यू निकाल लूंगा, इससे बोलेंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट। जिसको एक्चुअली में पे करोगे वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जिसको एक्चुअली में पे नहीं करोगे, एस्टिमेटेड वैल्यू निकालोगे फिर कॉस्ट में जोड़ोगे, उसे क्या बोलेंगे बेटा, इम्प्लिसिट कॉस्ट। समझ आई बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा। व्हाट अबाउट कैपिटल, मान लो जितना पैसा सारा मैंने खुद लगाया, प्लीज सामने देखना, ये सारा पैसा मैंने लगाया बेटा। ये क्या कहता है, ये कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल लो। भाई कैपिटल को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, अकाउंट्स सबने पढ़ी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शायद सब पढ़ चुके हैं, सबको पता है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई चीज होती है बेटा। अगर मैंने बिजनेस में सारा पैसा खुद लगाया, मान लो इस बिल्डिंग में सारा पैसा मैंने खुद लगाया, कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो और समझ लो बेटा वो आपकी खुद की कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट में जोड़ देना, क्योंकि एक्चुअली मैं किसी को बाहर तो पे कर नहीं रहा। मार्केट वैल्यू निकाल लो ब्याज कितनी होगी और बेटा जोड़ लो। समझ आई बात। और मान लो मैं कहता हूं मैंने 1 रुपया भी अपने नहीं लगाया, मैंने सारा लोन लिया, सारी की सारी कैपिटल लोन पे उठाई, तो बेटा बैंक को तो एक्चुअली में पे कर रहा हूँ, अगर मैं एक्चुअल पे कर रहा हूँ तो वो मेरी क्या है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है जी, समझ में आती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, एक्चुअल मनी पे कर रहे हो बेटा अगर किसी भी ऑनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। और बेटा इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, अगर ओनर खुद ही इन फैक्टर सर्विसेज का भी ओनर है तो एक्चुअली में पे तो करोगे नहीं, तो इंप्यूटेड वैल्यू निकालो और जोड़ लो बेटा कॉस्ट में, उसे बोलेंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्लियर बात, सिर्फ इतनी बात कंफर्म कर लेते हैं अभी। सिर्फ इतनी बात अभी कंफर्म कर लेते हैं, के बारे में पढ़ना और एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट के बारे में पढ़ना, फटाफट से स्पीड पर कॉस्ट में जोड़ लो अपनी। इस प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज में ना सारा प्रॉफिट ना कह देना कि आकाश भाई की सैलरी निकाल दी और प्रॉफिट हो गया। इकोनॉमिक्स क्या कहती है, मार्केट वैल्यू रेंट निकालो माइनस करो वो आपका खर्चा है, मार्केट वैल्यू निकालो ब्याज की वो माइनस करो वो आपका खर्चा है, आप जो लेबर सर्विसेज दे रहे हो वो निकालो वो माइनस करो वो आपका खर्चा है, फिर जो बचा वो प्रॉफिट है। ठीक है जी, क्लियर है बात बेटा। एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट का डिफरेंस जितनी जान लगा के पढ़ सकते हो उतनी जान लगा के पढ़। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट, आगे बढ़ सकते हैं पक्का। चलो जी बेटा आगे बढ़ाते हैं, आगे एक टॉपिक स्टार्ट होता है सिर्फ 1 मिनट का, कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन 1 ही मिनट का है। जब भी बेटा ये टर्म आती है कॉस्ट फंक्शन, डिमांड फंक्शन, आपने मुझसे और भी जगह पर पढ़ा होगा, हमेशा बेटा हम एक मैथमेटिकल सी इक्वेशन फ्रेम करते हैं, और वो 1 ही मिनट की बात है, बस वो मैथमेटिकल इक्वेशन एक ही बार आती है, दोबारा कभी यूज नहीं होगी।
बेटा कॉस्ट फंक्शन क्या बताता है? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड द आउटपुट, दैट्स इट। बस एक ही मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, यही बात है। क्या बताता है कॉस्ट फंक्शन? फंक्शनल रिलेशनशिप। बेटा ये अगर आपने रिलेशन फंक्शन चैप्टर मैथ्स में पढ़ रखा हो तो आपको थोड़ा सा ज्यादा आइडिया होगा। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड द आउटपुट। कॉस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द टर्म C and the output is represented by the term Q। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है जी, बस ऐसे ही लिखना और दैट्स इट, खत्म हो गया। बेटा अब कॉस्ट मेरे पास ना बेटा 3 तरीके की है, जो मेरा आज का टारगेट है। बाबू आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं सबसे पहले टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, या कुछ लोग बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। बेटा टोटल वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट, और बेटा टोटल कॉस्ट। ठीक है जी, सुनेंगे सब बहुत आराम से। तीनों के डेफिनेशन बोलूंगा, फिर डायग्राम पर डिस्कशन, शेड्यूल पर डिस्कशन, हर चीज पर डिस्कशन। बेटा व्हाट डू यू मीन बाय द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और द फिक्स्ड कॉस्ट? बेटा याद है आपको कभी हमने ना चैप्टर पढ़ा था प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन में ना बेटा मैंने ना आपसे 2 तरीके के टाइम फ्रेम का जिक्र किया था। मैंने आप सबको बताया था बेटा कुछ टाइम फ्रेम ऐसा होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट रन, और कोई टाइम फ्रेम ऐसा होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग रन। याद है आपसे मैंने बात की थी? और तो मैंने आपसे ये भी बात कही थी, अगर आप कहोगे तो मैं 4 बार रिकॉर्डिंग चलाकर सुना दूंगा आपको बात, कि मैंने समझाया दोनों था, और फिर मैंने आपको कहा था कि मैं जो बात कर रहा हूं अब से लेकर आगे तक, जब तक खत्म नहीं होगा ये चैप्टर, जब तक खत्म नहीं होगी ये बुक, मैं सिर्फ शॉर्ट रन की बात कर रहा हूं, मैं लॉन्ग रन की बात कर ही नहीं रहा। मैं फिलहाल बता देता हूं बेटा शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्या टाइम फ्रेम होते हैं। बेटा शॉर्ट रन वो टाइम फ्रेम होता है जिसमें सारे फैक्टर्स को बदलना कभी पॉसिबल होता ही नहीं है। शॉर्ट रन में बेटा मैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, चाहे वो प्रोडक्शन गुड्स का हो चाहे प्रोडक्शन सर्विसेज का हो, मैं सिर्फ कुछ ही फैक्टर को बदल सकता हूं, बाकी फैक्टर मेरे फिक्स्ड रह जाएंगे। ये मैं बात कैसे बोल पा रहा हूं, थोड़ा सा आइडिया देता हूं, आप खुद समझना, प्लीज मेरी तरफ देखना चाहिए। बाबू मैं ना ट्यूशन पढ़ा रहा हूं 2011 से, ठीक है, 2011 में पढ़ाई, 12-13 का गैप हुआ क्योंकि मेरे को लगा मेरी सीए डिस्टर्ब हो जाएगी, फिर मैंने 2014 में सीए बनने का कॉन्टिन्यूस पढ़ाई है। ठीक है जी, 11 साल लगातार पढ़ाई है और 1 साल पहले पढ़ाई है। ठीक है, अब मान लो बेटा आपके सामने 11 साल बाद अपनी जगह पे आया हूं, 11 साल बाद। ठीक है, इससे पहले रेंट डबर बढ़ाता था। अगर बाबू एक बात बताओ, अगर यहां पर बच्चे बढ़ जाएं और मैं प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज भी बढ़ाना चाहूं, मैं शॉर्ट रन में क्या कर सकता हूं? सर शॉर्ट रन में लेबर रख सकता हूं, कोई और टीचर रख सकता हूं, उन्हें कहूं जो कोई अलग टाइम बढ़ा लो, क्योंकि 2:30 से 8 तक तो मैं ही हूं। या मैं शॉर्ट रन में ऐसा कर सकता हूं कि एक नई बिल्डिंग खरीद लो अभी 6 महीने के अंदर, जिस काम को करने में पिछली बार 11 साल लगे हों 6 महीने में आ जाएगी। समझ सकते हैं, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं आपसे, नहीं आएगी सब समझते हैं। या मैं कहूं कि समझ लो ये कोई ट्यूशन सेंटर ही नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट ही नहीं है ये। मान लो बेटा यहाँ ना प्रोडक्शन होता है हॉजरी गुड्स का, मैंने वहां पर भी ऐसे ही बात की थी। ठीक है जी, और बेटा उस हॉजरी के प्रोडक्शन के लिए ना मैंने यहाँ 20 मशीनें डाली हुई है, हर मशीन की कॉस्ट है 10 lakhs। 2 करोड़ की मैंने मशीनें खरीदी हुई हैं, 1 करोड़ की मैंने बिल्डिंग खरीदी हुई है, अभी खरीदी है हाल ही में। ठीक है जी बाबू, अगर मुझे लगे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर कि प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, कि सेल ज्यादा आ रही है, सर मैं शॉर्ट रन में ना लेबर तो बढ़ा सकता हूं, मैं रॉ मटेरियल भी ज्यादा खरीद सकता हूं, मैं बेटा इलेक्ट्रिसिटी अगर 24 घंटे आनी रहती जनरेटर भी खर्च दूंगा एक बारी को, फ्यूल भी डलवा दूंगा ज्यादा। लेकिन बेटा एक नई मशीन खरीदना हैविंग अ कॉस्ट ऑफ 10 lakhs शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। शायद बेटा एक नई बिल्डिंग खरीद लूं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, शायद मैं अभी ना खरीद पाऊंगा। तो बेटा शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम फ्रेम होता है जिसमें बेटा बहुत सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं जिनको आप बदल सकते हो, जिनको बदल सकते हो उन्हीं को बोला गया वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल वर्ड बनता ही एक टर्म से बेटा वेरी, जिसको बदला जा सकता है। ठीक है ना जी बाबू, शॉर्ट रन में क्या बदला जा सकता है? सर लेबर बदली जा सकती है, रॉ मटेरियल बदला जा सकता है, पावर फ्यूल बदला जा सकता है।
लेकिन बेटा कुछ फैक्टर फिक्स्ड ही रहेंगे, फिक्स्ड ही रहेंगे, हर हाल में फिक्स्ड रहेंगे। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग नहीं बदला जा सकता भाई, शॉर्ट रन में नहीं बदल सकते। करोड़ रुपए दोबारा खर्च नहीं हो सकते बेटा 6 महीने के अंदर अंदर। बेटा मशीनरी नहीं बदली जा सकती, 10-10 लाख की मशीनरी नहीं बदल पाओगे 1 मिनट में, और नहीं बढ़ा पाओगे। समझ में आती है बात कि कुछ फैक्टर शॉर्ट रन में वेरिएबल होते हैं, कुछ फैक्टर फिक्स्ड होते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं, ये बात समझ में है बेटा। लेकिन अगर मैं बात करूं लॉन्ग रन की, तो बेटा लॉन्ग रन में मैं सारे के सारे फैक्टर को वेरिएबल फैक्टर मानता हूं, कुछ भी बदला जा सकता है। और मैं कहूं ये समय मेरे पास 6 महीने नहीं 10 साल है, 10 साल में तो बेटा मैं मशीन भी नहीं खरीद लूंगा, मैं बिल्डिंग भी नहीं खरीद सकता हूं। मानते हैं सब इस बात को। तो बेटा लॉन्ग रन एक ऐसा टाइम फ्रेम है जिसमें एक ही तरीके के फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं, वेरिएबल फैक्टर। और शॉर्ट रन में बेटा दो तरीके के फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। पहले बताओ इतनी बात क्लियर है? क्लियर है इतनी बात? सबको समझ में? अब अगर इतनी बात समझ में आई है ना, तो ये कॉस्ट बेटा मजाक है आपके लिए। बेटा फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, समझदार हो तो बेटा मैं एक ही बात बोलूंगा, खत्म हो जाएगी। फिक्स्ड फैक्टर पर इंकर होने वाली कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट होती है। अगर आप इतना भी लिखते हो तो पूरे नंबर है, पर मैं इसको और डिटेल बात करना चाहता हूं। बेटा जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है फिक्स्ड कॉस्ट, बेटा दिस कॉस्ट इज फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। बेटा ये मेरे वर्ड सुनना, नोट से ज्यादा आसान देंगे आपको, याद करने में बहुत मदद करेंगे। मैं हमेशा 12th में भी कभी समझाऊंगा, मैं हमेशा यही वर्ड बोलूंगा, ध्यान रखना। फिक्स्ड कॉस्ट इज फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। आप आउटपुट कितना बना रहे हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसी कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड रहती है। मैं कहता हूं बेटा मैंने एक मशीनरी खरीद ली 10 लाख की, ठीक है। अब अच्छा एक बात बताओ, मैं 0 यूनिट प्रोड्यूस करूं तब भी मेरी कॉस्ट आ चुकी है। मैं उस मशीन से 1 यूनिट बनाऊं तब भी मेरी मशीन 10 लाख की है। बेटा मैंने 2 यूनिट बनाई तब भी मशीन वो 10 लाख की है। 3 बनाई तब भी वो 10 लाख की है। फिक्स्ड है ना, कॉस्ट तो फिक्स्ड है इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। लेवल ऑफ आउटपुट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं कहूं उस मशीन की कैपेसिटी रोज की 500 यूनिट बनाने की है, मैं बना के जा रहा हूं 3, क्या फर्क पड़ता है, 10 लाख तो खर्च हो ही गए। मैं 500 बना के जा रहा हूं तब भी 10 लाख खर्च हो गए। मैंने कुछ नहीं बनाया, फैक्ट्री बन रखी तब भी 10 लाख खर्च हुए। दिस कॉस्ट इज फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। समझ में आती है? एग्जांपल बढ़ेंगे पिछली बार से ज्यादा। तो अभी तक बताओ जिनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अच्छा है वो और तगड़े तगड़े एग्जांपल दूंगा और अच्छा लगेगा उनको। पहले बताओ ये एग्जांपल समझ में आए कि नहीं? पक्का? दूसरा एग्जांपल, वॉचमैन की सैलरी। बाबू अगर मैं बाहर एक वॉचमैन बिठा दूं, प्लीज सामने देखना, बाहर एक वॉचमैन बिठा दूं, मैं बेटा अंदर 0 यूनिट बनाऊं, 1 बनाऊं, 2 बनाऊं, ना बनाऊं, मैं 20 बच्चे पढ़ाऊं, 50 पढ़ाऊं, 100 पढ़ाऊं, 200 पढ़ाऊं, उससे क्या मतलब? वॉचमैन की सैलरी फिक्स कॉस्ट का बेस्ट एग्जांपल है। दिस कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। भैया उसको अगर मैंने तय करा तो 12,000 रुपए महीना मिले, उसे 12,000 रुपए महीना मिलेंगे। मैं सारा दिन इंस्टीट्यूट पे ताला लगा कर रखू, चाहे मैं बेटा 600 बच्चे बढ़ा दूं, चाहे मैं 2 बच्चे बढ़ा दूं, उसको क्या फर्क पड़ता है? उसको तो उसकी सैलरी चाहिए। दूसरा एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल, रेंट। पहले मैं रेंट पे ही था बेटा, मैंने एक स्पेसिफाइड रेंट तय कर रखा है, मान लो अपने लैंडलॉर्ड के साथ 15,000 रुपए, उसे 15,000 दे दिए। बाबू मैं अंदर पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं, 10 बच्चे पढ़ाऊं, 20 बच्चे पढ़ाऊं, 50 पढ़ाऊं, 100 पढ़ाऊं, क्या मतलब? आप यहाँ पर हौजरी गुड्स का प्रोडक्शन करते हो रेंट पर, आप रेंट देते हो बेटा 20,000 रुपए महीना। अंदर 0 यूनिट बना लो, 100 बना लो, 200 बना लो, 300 बना लो, 500 बना लो, जितनी मर्जी बना लो। बेटा लैंडलॉर्ड थोड़ी अंदर आके देख रहा है कि 200 यूनिट बनाई, 300 बनाई। कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। लेवल ऑफ आउटपुट से कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 है, 100 है, 200 है, 500 है, 10,000 है। 3 एग्जांपल दे दिए, वॉचमैन की सैलरी, रेंट, मशीनरी की कॉस्ट। कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं? एक और सुनी लो बेटा, मैं कहता हूं आपने 20 लाख रुपए लोन पर उठा रखे हैं और साल का ब्याज है 12%। बेटा मैंने 0 यूनिट बनाई तब भी बेटा 2,40,000 रुपए साल का ब्याज दिया। मैंने 1 यूनिट बनाई साल भर में तब भी 2,40,000 रुपए ब्याज दिया। मैंने 2 यूनिट बनाई तब भी 2,40 ही ब्याज गया। मैंने 3 बनाई तब भी इतना ही, जितनी मर्जी बना लो 2,40 ही जाएगा।
इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, अगेन एक एग्जांपल हो सकता है फिक्स कॉस्ट का। तो बेटा फिक्स कॉस्ट क्या है? विच रिमेन्स फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। लेवल ऑफ आउटपुट कितना फर्क ही नहीं पड़ता। क्लियर है बात? पक्का से। और अगर बेटा बहुत समझदार हो तो इसका कर्व कैसा होगा बेटा, एक्स एक्सिस पे लेंगे आउटपुट 0 1 2 3 4 5 6 जितने भी लेने, ठीक है जी सर। 0 बनाए आउटपुट तब भी कोई कॉस्ट है। मान लो बेटा मैं रेंट की बात करता हूं, 10,000 रुपए पर मंथ मेरा रेंट है। मैंने 1 यूनिट बनाई तब भी वो 10,000 है, मैंने 2 बनाई तब भी 10,000 है, 3 बनाई 10,000 है, 4 बनाई 10,000 है। कैसा कर्व होगा टीएफसी का? इट शुड बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है जी। बड़ी बोर नहीं हो गया? अगर आपको लगे कभी भी किसी भी टाइम के आप बोर हो रहे हो, फोर्स क्वेश्चन में अभी इंट्रोड्यूस कर सकता हूं तुरंत ही, वो बताने का दम रखो। या तो कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ आई इतनी बात जितनी बोली? पक्का से आगे बढ़े? चलो बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय द वेरिएबल कॉस्ट और द टोटल वेरिएबल कॉस्ट? बेटा मैं अभी स्लो चल रहा हूं, मैंने पहले ही बोला था कि पहला लेक्चर स्लो का। ये उनका बेस रेडी हो रहा जिन्होंने कभी नहीं सुना है चैप्टर, ठीक है ना। कल स्पीड पूरी होगी और वॉट लग जाएगी बेटा। अगर मैंने कल सुनना शुरू करा, मैं पहले बता रहा हूं बेटा, अगर मैं अपना समय दे रहा हूं ना और कुछ बच्चों का समय भी खराब कर रहा हूं तो बेटा आपकी जान निकल जाएगी। वो वेरिएबल कॉस्ट या टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये क्या चीज होती है बेटा? अगेन फिक्स्ड फैक्टर पर इंकर होने वाली कॉस्ट फिक्स कॉस्ट थी। समझदार को इशारा। अगर वेरिएबल फैक्टर पे कोई भी कॉस्ट इंकर की जा रही है वो वेरिएबल कॉस्ट ही है। और ऐसी कॉस्ट हमेशा बढ़ती है प्रोडक्शन के साथ साथ, कभी कम नहीं हो सकती। कैसे? एग्जाम्पल क्या है? वेरिएबल फैक्टर के एग्जाम्पल 4 दिए हैं बेटा, किसी के बारे में सोच लो। लेबर, रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल। कुछ सोच लो चारों में से। एक बात बताओ, मैं कहूं मैंने कोई प्रोडक्शन नहीं करना तो बेटा कोई भी यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल मत खरीदना। रॉ मटेरियल क्यों खरीद दूंगा मैं? या मैंने कोई प्रोडक्शन नहीं करना फिर लेबर क्यों रखूंगा, उसके पैसे क्यों दूंगा भैया मैं? ऐसी कॉस्ट जीरो आउटपुट पे जीरो होगी। फटाफट से बताओ बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है जी। और मैंने लेबर को कहा तेरे से एक ही यूनिट बनवानी है एक दिन की, बता कितनी सैलरी? उसने कोई सैलरी बताई, मैंने कहा जी 2 बनवाऊंगा। अब खुद समझदार हो, जितनी एक पे सैलरी देता था उतनी 2 पे लेगा, ज्यादा लेगा। मैंने कहा जी 3 बनवाऊंगा, जितनी 2 पे लेता था उससे ज्यादा लेगा। मैंने कहा जी 4 बनवाऊंगा और ज्यादा मांगेगा, 5 बनवाऊंगा और ज्यादा मांगेगा। यानी कि बेटा ये डायरेक्टली रिलेट करती है विद द आउटपुट। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता चला जाएगा वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती चली जाएगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? क्लियर है बात? समझ में आ रही है बेटा बात? बाबू एक बार अगर सिर्फ इतनी ही बात कंफर्म करानी है तो मैं नोट से करा देता हूं। कॉस्ट फंक्शन मुझे पढ़ाना नहीं है, फटाफट से पढ़ना। टोटल फिक्स कॉस्ट जल्दी से पढ़ो। बाबू करो, बता ही दिया मैंने। वेरिएबल कॉस्ट पढ़ना फटाफट से। कैसा? हाथ हटा दे, पीछे होके बैठ जा। खुद के पांव पालने में दिखाई दे जाते हैं बेटा, मतलब पता है इस चीज का? किसने आगे जाके क्या करना है वो सब पहले ही दिख जाता है। इंटरेस्ट ले, तेरे तो इंटरेस्ट का मुद्दा है ये बहुत बड़े। चलो अब डन सर। बस मुझे एक चीज पे चर्चा करनी है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऐसे क्यों फ्लक्चुएट कर रही है, ये अलग अलग रेशो में कैसे बढ़ रही है।
वो मैं करूंगा चर्चा, आज का ही मेरा मुद्दा है। देखो जीरो आउटपुट पे कॉस्ट जीरो होगी, इतनी बात में तो किसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मैंने कोई यूनिट का प्रोडक्शन करना ही नहीं तो लेबर रखूंगा भी क्यों, रॉ मटेरियल खरीद के भी क्यों लाऊंगा, है ना बेटा। एक यूनिट बनाई तो मेरी कुछ कॉस्ट आई, दो बनाई तो कुछ और कॉस्ट आई, तीन बनाई तो कुछ और कॉस्ट आई, चार पे अलग, पांच पे अलग, सब पे कॉस्ट अलग अलग सी आ रही। कोई स्पेसिफाइड रेशो में कॉस्ट नहीं बढ़ रही और एक जैसी कॉस्ट नहीं बढ़ रही। इसके पीछे बेटा कंसेप्ट है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ही है, जो आपने प्रोडक्शन में पढ़ा था। मैं पढ़ाऊंगा भी, टेंशन मत लेना, मुझे बताना ही पड़ेगा अगर ये चीज मुझे क्लियर करनी है, पर मैं कर दूंगा क्लियर। अभी एक मिनट के लिए रुक जाओ। तो अगर मैं इसके हिसाब से कर्व बनाऊं ना, तो बेटा टीवीसी का कर्व बनता है इनवर्स एस शेप। बाबू एस की शेप ऐसी होती है, ये उल्टा एस बनता है। ठीक है जी, लगभग कुछ ऐसा, जीरो पे जीरो है, कुछ लगभग उल्टा एस बनता है। मेरा इमेज देखोगे तो लगभग एस दिखेगा आपको। ठीक है जी, इसमें बोलते हैं इनवर्स एस शेप्ड कर्व। ठीक है, बस मुझे ये बताना है कि अलग अलग रेशो में क्यों बढ़ रहे हैं, बस बाकी बात अभी तक डन है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बढ़ाएं बात को आगे बाबू। अच्छा यार, ये 5 बेसिस पे डिफरेंस है, 5-6 बेसिस पे टीवीसी और टीएफसी का, ये डिफरेंस जरूर कंफर्म करो, पेपर में सबसे ज्यादा आने वाली चीज, पढ़ना चाहिए फटाफट से। चारों भी समझ में आएंगे। वेरिएबल कॉस्ट जीरो आउटपुट पे जीरो होती है, लेकिन फिक्स कॉस्ट जीरो पे भी जीरो नहीं होती। आपने जीरो यूनिट बनाई, रेंट तो देना पड़ेगा। आपने जीरो यूनिट बनाई, ब्याज तो देनी पड़ेगी अगर आपने बोरोइंग कर रखी है। आपने जीरो यूनिट बनाई, मशीनरी खरीदी हो तो वो तो कॉस्टिंग कर हो ही चुकी है। चलो जी आगे बढ़ो। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल फैक्टर पे इंकर की जाती है, फिक्स कॉस्ट फिक्स फैक्टर पे इंकर की जाती है। एग्जांपल बताइए आपको, शेप पता ही है, इसकी इनवर्स है शेप और इसकी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है जी, आगे बढ़ाएं बाबू। लास्ट टॉपिक, टोटल कॉस्ट। बेटा टोटल कॉस्ट क्या होती है, अब समझदार को इशारा काफी। बेटा फिक्स कॉस्ट क्या होती है, फिक्स्ड फैक्टर पर इंकर की गई कॉस्ट फिक्स्ड है, इट इज फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। बेटा वेरिएबल फैक्टर पर इंकर की गई कॉस्ट वेरिएबल है और इट इज नॉट फिक्स्ड, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ आउटपुट। और बेटा डायरेक्टली रिलेटेड है, जैसे जैसे लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ता है वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती चली जाती है। ठीक है बेटा, टोटल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स्ड फैक्टर पर इंकर की गई कॉस्ट और वेरिएबल फैक्टर पर इंकर की गई कॉस्ट, सारी कॉस्ट का टोटल कर दो, बन गई टोटल कॉस्ट। यानी कि अगर समझदार हो तो टोटल कॉस्ट किसके बराबर होती है, टीएफसी, फिक्स फैक्टर पर इंकर गई तो कॉस्ट ही होती है, और बेटा प्लस टीवीसी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब अगर यहां पर एक बात समझो तो थोड़ा सा ये भी देखो कि बेटा ये कॉस्ट तो फिक्स्ड ही है, जो मर्जी हो गया, आउटपुट जीरो हुआ, एक हुआ, दो हुआ। बेटा अगर ये कॉस्ट फिक्स्ड है और यही कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है, यानी कि टीसी भी बढ़ता चला जा रहा होगा। अगर मैं कहूं ये कॉस्ट जीरो पे 12 है, एक पे 12 है, दो पे 12 है, तीन पे 12 है, चार पे 12 है, सब यूनिट पे 12 ही है कॉस्ट। ठीक है, और ये बढ़ता चला जा रहा है, पहले पे जीरो है, फिर हो गया 6, फिर हो गया 10, फिर हो गया 15, फिर हो गया 24। अगर ये बढ़ता चला जा रहा है, टीसी क्या होगा, बढ़ता चला नहीं जाएगा। 12 हो गया, 18 हो गया, 22 हो गया, 27 हो गया, 36 हो गया, बढ़ता नहीं चला जा रहा। ठीक है ना जी। और आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं बेटा, क्योंकि टीएफसी फिक्स्ड है, टीसी में सारा जो चेंज दिख रहा है, सारा जो चेंज दिख रहा है सिर्फ टीवीसी की वजह से आ रहा है। सारा तो टीवीसी की वजह से चेंज आ रहा है भाई, ये तो फिक्स्ड ही है, ये तो हिल ही नहीं रहा। जितना भी चेंज इसके अंदर कर रहा है, कर कौन रहा है बेटा, सारा का सारा चेंज टीवीसी कर रहा है। तो बेटा इसकी शेप भी टीवीसी की ही शेप होती है, यानी कि अगेन इनवर्स एस शेप का। कोई दिक्कत तो नहीं, मैं पहले भी ऐसे ही पढ़ाता था, आज कोई नया नहीं पढ़ा रहा हूं, आज जो समझ में आ रहा है आज सारा शरीर ला, कल भी ऐसे ही पढ़ाया था।
हाँ जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? पक्का से? लो जी, 1 मिनट और लगाओ फिर पैक करते हैं। बेटा फटाफट से ये वाला पॉइंट पढ़ना, बस ये 2 लाइन। रौनक, टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द फर्म ऑन द फिक्स्ड एंड द वेरिएबल फैक्टर, दोनों फैक्टर पे मिलाकर जो खर्चा हुआ, और दोनों फैक्टर पे मिलाकर खर्चा हुआ वो क्या है? टीएफसी और टीवीसी है, यानी कि टीसी को लिख सकते हैं टीएफसी और टीवीसी। अब ये लाइन पढ़ना मैंने अभी बोली है। ये लाइन समझ में आई? भाई टीएफसी तो फिक्स ही है 12 12 12 12, जितना टीवीसी में चेंज हुआ उसी वजह से टीवी टीसी भी चेंज हो जाता है। ये देखो, जीरो आउटपुट 0 1 2 3 4, ये तो 12 12 है एग्जाम्पल में, पहले दिन से शेड्यूल यही चल रहा है, ठीक है ना, नोट्स में भी यही शेड्यूल लिखा हुआ है, टीवीसी में ऐसा लिखा हुआ है, ये बन गया टीसी, कोई दिक्कत तो नहीं। और अगर आप कर्व बनाओगे तो ये भी बेटा क्या है? इनवर्स एस शेप्ड कर्व। ठीक है, 2 बातें बतानी रह गई, टीसी टीवीसी टीएफसी से रिलेटेड, दोनों बातें कल हो जाएंगी। ठीक है जी, और फिर मैं बता देता हूं, कल एसी भी करा दूंगा मैं, मतलब एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट, 1 2 रिलेशन भी कल करा दूंगा। परसों लास्ट लेक्चर होगा कॉस्ट पे। ठीक है जी, रही न्यूमेरिकल की बात, जो बच्चों ने कभी नहीं न्यूमेरिकल करे इस चैप्टर के, वो संडे को आ जाएंगे, मैं संडे को उनको न्यूमेरिकल करा दूंगा, वो अलग से करा दूंगा। ठीक है जी, थर्सडे का जो लेक्चर होगा वो होट्स क्वेश्चन पे होगा कॉस्ट। ठीक है पुत्र, चलो रखते हैं, आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।